नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 8 की एनसीईआरटी पुस्तक से अध्याय 3 लेकर आए हैं, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। और ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना इस अध्याय के अंतर्गत आज हम बात करेंगे ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी भू राजस्व से संबंधी नीतियां लागू की गई हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो हमने एनसीईआरटी का अध्याय 1 और 2 का क्लास लिया था उसका हमने नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है। तो अगर आपने क्लास से खुद से बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। अपने हिसाब से आपको मालूम है कि क्या चीजें हमने पहले पढ़ रखी हैं क्या नहीं, तो जो नहीं पढ़ रखी हैं बस उतना ही आपको नोट करना है। तो आप उस पीडीएफ को भी सॉर्ट कर सकते हैं जो हमने आपको भेजा है। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक नोट्स के माध्यम से समझा देते हैं। जो हमारा नोट्स है इसका हम इसका जो पेज है ये पेज हम आपको टेलीग्राम में भी भेज देंगे, तो आप वहां से इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीति। अब भारत में अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीति रही है वो 3 नीतियों के इर्द गिर्द घूमती रही है, जिसका नाम है, ये कौन कौन सी नीतियां हैं भू राजस्व से संबंधित। तो ये है अस्थाई बंदोबस्त जो कि 1793 में आई थी। फिर दूसरी व्यवस्था है जिसका नाम रैयतवाड़ी व्यवस्था है जो कि 1820 में आई थी। फिर तीसरी व्यवस्था है जिसका नाम महालवाड़ी व्यवस्था है जो कि 1822 में आई थी। अगर हम बात करें इनके जनक की तो अस्थाई बंदोबस्त को जो लागू किए थे, ये आपको प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने वाले कौन थे। तो अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने वाले तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इसी प्रकार से रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1820 में अलेक्जेंडर रीड की सहायता से मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थे, मद्रास प्रांत के गवर्नर थे जिनका नाम था थॉमस मुनरो। तो थॉमस मुनरो ने लागू किया था। अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को तैयार किया था और लागू किसने किया था? थॉमस मुनरो ने। तो 2 लोग हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित जिनका नाम आपको ध्यान रखना है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं महालवाड़ी व्यवस्था की। तो एक तीसरे प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश भारत में प्रचलित हुई जिसका नाम है महालवाड़ी व्यवस्था। 1822 में ये लाई गई और इसको लाने वाले कौन थे? तो ये जो अवधारणा है महालवाड़ी व्यवस्था की, इसको लाने वाले थे होल्ट मैकेंजी। तो आपसे पूछा जाएगा कि महालवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक कौन है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये होल्ट मैकेंजी ने दिया था। और साथ में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किसने किया? थॉमस मुनरो ने। और इसको तैयार किसने किया था? तो ये अलेक्जेंडर रीड ने। तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि 3 प्रकार की भू राजस्व संबंधी नीतियां अंग्रेजों ने भारत में लागू किया। पहला था अस्थाई बंदोबस्त 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको लागू करने वाले थे। अब चूंकि अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने वाले तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस प्राथमिक दृष्टि से किस क्षेत्र में लागू करेंगे? जहां के वो गवर्नर जनरल हैं। तो बंगाल के गवर्नर जनरल है, इसका मतलब है बंगाल प्रांत में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया जाएगा। इसमें आपको कुछ सोचना भी नहीं है, याद करने के लिए बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। अब बंगाल प्रांत के अंतर्गत बिहार में भी 1793 में ही लागू किया गया था। बिहार वाले क्षेत्र में भी अगर आपसे पूछेगा बिहार स्पेशल के तौर पे, तब भी आपको अस्थाई बंदोबस्त 1793 ही मानना है। कुछ समय पश्चात उड़ीसा के जो क्षेत्र थे वहां पर भी लागू कर दिया गया था। तो बंगाल और बिहार में कब लागू किया गया है ये आप ध्यान रखिएगा। उड़ीसा यहाँ से अलग भी कर सकते हैं। उड़ीसा में कुछ समय पश्चात, बंगाल और बिहार में 1793 में लागू किया गया। या तो बंगाल प्रांत आपसे पूछेगा या फिर बंगाल या बंगाल बिहार, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। ये आपको क्लियर है। अब हम समझ लेते हैं अस्थाई बंदोबस्त को। तो हमने अस्थाई बंदोबस्त के बारे में अपनी थ्योरी की क्लासेस में अच्छे से समझा है कि अस्थाई बंदोबस्त की जो अवधारणा थी उसमें जो जमींदार वर्ग था वही कंपनी को राजस्व देता था किसानों से खेती कराकर, तो इसलिए इसको जमींदारी व्यवस्था भी कही गई। तो जमींदारी व्यवस्था किसको बोला जाता है? अस्थाई बंदोबस्त को, क्योंकि इसमें जमींदार वर्ग उत्पन्न हुआ जिसका काम था किसानों से खेती कराना जमीन पर, और जो भी राजस्व होगा उसका 89% कंपनी को देगा जमींदार और 11% जमींदार अपने पास रखेगा। इस प्रकार से, और उसी 11% में उसको जो किसान से खेती करा रहा है उसको भी मैनेज करना होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त लागू था? तो ये 19% हिस्से पर लागू था।
इसके अलावा जमींदार जो है कंपनी को राजस्व भुगतान करता था। तो यहाँ पर जमींदार का मेन रोल था, इसलिए इसको जमींदारी व्यवस्था भी कही गई। फिर बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की। रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में अलेक्जेंडर रीड के सहयोग से थॉमस मुनरो ने लागू किया था। थॉमस मुनरो उस समय मद्रास प्रांत के गवर्नर थे, तो मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने इसको लागू किया था। तो लागू करने का श्रेय थॉमस मुनरो को जाता है, लेकिन इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था को इंट्रोड्यूस करने का, रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले जो है इसका पूरा एक्सपेरिमेंट वगैरह किया था, जो भी हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, ये अलेक्जेंडर रीड ने किया था। तो संबंधित दोनों ही व्यक्ति हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था से। इसमें रैयत मतलब किसान होता है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी माना गया। अब जो मद्रास और बंबई प्रांत था, यानी भारत का जो दक्षिण का भाग था, वहां पर पारंपरिक रूप से कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि जो भी लोग थे उनके पास जमीन थी। अब जब लोग हैं, जब उनके पास ऑलरेडी जमीन है, तो उसमें जमींदारी व्यवस्था लागू करने का तो कोई फायदा है नहीं। तो इसलिए एक नई व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई, जिसको रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से संबोधित किया गया। मद्रास और बंबई, मद्रास प्रांत और बंबई वाले हिस्से में ये व्यवस्था लागू की गई। तो लगभग यहाँ पर देखेंगे दो प्रेसिडेंसियों में इसको लागू किया गया है। इस वजह से सबसे ज्यादा जो क्षेत्र कवर करता है भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत, वो रैयतवाड़ी करता है। ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% हिस्से पर लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्यों? क्योंकि बंबई प्रेसिडेंसी भी इसमें आ गई, मद्रास भी इसमें आ गया। मद्रास और बंबई में सबसे पहले इसको लागू किया गया था, एक साथ में, याद रखिएगा, एक साथ में, मद्रास और बंबई। फिर हम बात करते हैं, इसको लागू करने का श्रेय थॉमस मुनरो को जाता है, जो कि मद्रास के गवर्नर थे। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा कहा है? तो थॉमस मुनरो का ये वाक्य है कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं तीसरी व्यवस्था की, जिसका नाम है महालवारी। अब जो होल्ट मैकेंजी थे, 1822 में इन्होंने एक व्यवस्था लेकर आए और इस व्यवस्था का नाम है महालवारी। तो महालवारी व्यवस्था 1822 में होल्ट मैकेंजी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत में, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत में, और इसको कॉपी में आप लिख लीजिएगा, आज के उत्तर प्रदेश और पंजाब वाले क्षेत्र में, आज के उत्तर प्रदेश और पंजाब वाले क्षेत्र में लागू किया गया था महालवाड़ी व्यवस्था को। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत में, और ये बंगाल प्रेसिडेंसी का बहुत बड़ा था, बंगाल प्रेसिडेंसी उस समय के हिसाब से। तो इसमें उत्तर पश्चिम प्रांत का जो क्षेत्र था, जिसको उत्तर प्रदेश और पंजाब वाले क्षेत्र आते थे मुख्यतः, यहाँ पर लागू किया गया था महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो राजस्व इकाई था, जहां से राजस्व वसूला जाता था, वो महाल के नाम से जाना जाता था। महाल क्या होता था? गांव, या तो एक गांव में कई सारे किसानों के खेतों का एक संयुक्त समूह होगा महाल, या तो फिर कई सारे गांवों का समूह मिलाकर महाल बनाया जाएगा। दो प्रकार से जैसे भी उसको लागू किया जाए, या तो एक गांव के कई सारे खेत मिला दिए जाएंगे, महाल बन जाएगा, नहीं तो फिर एक साथ में छोटे छोटे अगर गांव है तो कुछ गांव को मिलाकर आपस में महाल बना दिया जाएगा। ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का कुल 30% हिस्से पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इसके अलावा बात करें तो जो गांव का मुखिया था, उसको राजस्व कंपनी को राजस्व जो भी मिलता था इस महाल का, तो एक गांव का मुखिया को बता दिया जाता था कि आपका ये काम है कि आपको ये जो आप इस महाल के जो है हेड हैं, आपको गांव के मुखिया भी हैं आप, तो आपको राजस्व कंपनी को भुगतान करना होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ किसान, जमींदारी व्यवस्था की बात करें तो जमींदार कंपनी को राजस्व दे रहा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत या किसान दे रहा है, लेकिन महालवाड़ी व्यवस्था में कौन दे रहा है? गांव का प्रधान, गांव का मुखिया। तो गांव का मुखिया यहाँ पर राजस्व भुगतान कंपनी को कर रहा है, जितने भी उसके अंडर में गांव रखे गए हैं या खेत रखे गए हैं उसके गांव वालों के उसको मिलाकर। अब यहाँ पर बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% भाग पर, महालवाड़ी व्यवस्था 30% भाग पर, अस्थायी बंदोबस्त 19% भाग पर। आइए मैप के माध्यम से भी समझ लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब भारत का मैप जब आप यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले जो अस्थायी बंदोबस्त है, परमानेंट सेटलमेंट है, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर लागू किया गया। अब ये क्षेत्र पूरे भारत का उस समय ब्रिटिश भारत का 19% दर्शाता था। फिर बात करते हैं पंजाब और यूपी वाला, तो यहाँ से लेकर पूरा ये पंजाब और यूपी का जो हिस्सा है, यहाँ पर महालवाड़ी व्यवस्था लगभग 30% भाग को कवर करता था।
बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की अगर हम बात कर लें तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पूरा मद्रास यहां तक जाता था, तो इस वजह से जो है ये पूरा जो भाग था 51% ब्रिटिश भारत के अधीन जितना भी क्षेत्र था उसका 51% भाग पर यह व्यवस्था अंततः लागू हुआ था। तो याद रखिएगा जो है परमानेंट सेटलमेंट कितना है 19% है, सबसे कम, सबसे पहले लागू किया गया लेकिन सबसे कम। रैयतवाड़ी में किसान है, किसान से डायरेक्ट जो है यहाँ पर व्यवस्था किया गया कि किसान से हम डायरेक्ट राजस्व वसूलेंगे, सबसे ज्यादा किसान, क्योंकि बॉम्बे और मद्रास दोनों प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया गया। बंगाल प्रांत का ही हिस्सा था, पंजाब और यूपी वाला जो उत्तर वाला भाग था वहां पर पूरा राजस्व वसूलने की व्यवस्था 30% यहाँ पर, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से। स्टार्टिंग में हमको जो आपको समझाना था वो हमने आपको समझा दिया है। उम्मीद है कि तीनों प्रकार की जो भू राजस्व नीतियां हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। कभी भी भारत जैसे एक जो है कॉम्प्लिकेटेड देश में जहां पर इतनी सारी विविधता है, वहां पर आप केवल और केवल एक व्यवस्था तो थोप कर तो शासन नहीं कर सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना ये आपके चैप्टर का नाम है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर एक फैक्ट है कि 1765 में, ऑलरेडी ये आपकी कॉपी में लिखा जा चुका है, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, अब यहाँ पे बंगाल नहीं लिखा है लेकिन आपको हमने बताया हुआ है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीन जगहों की जो दीवानी थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी 1765 में, किस संधि के माध्यम से? इलाहाबाद की संधि के माध्यम से। इलाहाबाद की संधि के माध्यम से, जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, इलाहाबाद की संधि का पिक्चर दिया गया है। ये कब हुआ था इलाहाबाद की संधि? 12 अगस्त 1765 को। तो याद रखिएगा 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल की थी इलाहाबाद की संधि के तहत, जब बक्सर युद्ध ब्रिटिश जीत गए थे, कंपनी जीत गई थी। और इस प्रकार से जब आप देखते हैं तो 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। इसका क्या मतलब है कि कंपनी को बंगाल प्रांत की दीवानी वसूलने का अधिकार दे दिया गया। जिसको दीवानी वसूलने का अधिकार वही तो दीवान कहलाएगा, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। अब कंपनी हो गई दीवान, कंपनी हो गई दीवान, यहाँ पे आप सिंपल में समझ लीजिए, कंपनी हो गई दीवान, मुगल बादशाह के द्वारा अपॉइंट कर दी गई कि जाइए आप राजस्व वसूलिए। अब कंपनी क्या करेगी? खुद से तो कर नहीं सकती, तो इसलिए बंगाल, मुर्शिदाबाद वाले क्षेत्र के लिए, बंगाल, मुर्शिदाबाद वाले क्षेत्र के लिए हमने आपको क्लास में पढ़ाया भी है, यहाँ समझा दे रहे हैं। बंगाल में मुर्शिदाबाद वाले क्षेत्र के लिए उप दीवान नियुक्त किए, क्योंकि दीवान कौन थी? कंपनी थी। तो इस कंपनी के अधीन में उप दीवान कौन नियुक्त किए गए थे? बंगाल मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रजा खान। तो याद रखिएगा, तो मोहम्मद रजा खान बंगाल मुर्शिदाबाद वाले क्षेत्र के लिए उप दीवान नियुक्त किए गए। इसी प्रकार से बिहार वाले क्षेत्र के लिए राजा सितब राय, राजा सितब राय या सिताब राय उप दीवान नियुक्त किए गए। तो ये कहने का यहाँ पर मतलब है। तो कंपनी दीवान है, मुगल बादशाह के द्वारा बनाई गई है। अब ये अपने अंडर में दो उप दीवान नियुक्त कर दिए हैं, मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय। चलिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी, यानी आर्थिक रूप से कोई भी उत्पादन वगैरह होगा उस क्षेत्र में तो उस पर किसका कंट्रोल होगा? कंपनी का होगा। इसका मतलब राजस्व जब वसूलने का अधिकार ही कंपनी को है तो आर्थिक रूप से कंट्रोल किसका होगा? कंपनी का होगा। इसीलिए आपने देखा कि 1765 के बाद से जो नवाब थे उनकी वैल्यू एकदम से घट गई। अब आप सोचिए, जो आर्थिक रूप से जिसको ताकत है वही तो सबसे मजबूत होता है। अब जब आर्थिक रूप से सारी ताकत कंपनी को दे दी गई है तो, और कंपनी के द्वारा फिर 1765 में आप देखते हैं कि कठपुतली नवाब नज्म उद दौला को बना दिया जाता है यहां पर बंगाल का नवाब कंपनी के द्वारा। अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं कंपनी की आमदनी। अब यहां पर समझने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप इसको लिखें, ठीक है, जितना आपको लिखना था वो हमने आपको ऑलरेडी भेज दिया है। फिर भी इस क्लास में कुछ आपको लगेगा कि आपको लिख लेना चाहिए तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। कंपनी की आमदनी, कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी मानती थी। व्यापार करने के लिए आए थे, इतना जल्दी व्यापार करने का जो एक रहता वो जाता नहीं है। कंपनी भारी भरकम लगाम चाहती थी, व्यापार है, व्यापारी है तो क्या चाहेंगे? ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी अभी तक, आगे चलकर आएगा।
फिर बात करते हैं 1865 से पहले क्या स्थिति थी। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। हमने पिछले क्लास में भी चर्चा किया है, तो आप याद रखिएगा 1865 से पहले की स्थिति क्या थी। कंपनी ब्रिटेन से जो है सोने और चांदी का आयात करती थी, सोना चांदी अपना बेचकर उससे भारत से सामान खरीद खरीद कर बेचते थे। लेकिन 1865 के बाद ये स्थिति बदल गई। इतना पैसा आने लगा बंगाल प्रांत वाले हिस्से से मुख्यतः कि कंपनी को अब जो है भारत से सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना चांदी मंगाने की जरूरत नहीं है। तो ये 1865 से पहले स्थिति थी। 1865 के बाद सोना चांदी का आयात नहीं करना पड़ा। भारत में जो भी पैसा मिलता था उसी से काम चल जाता था, इतना ज्यादा पैसा मिलता था। इसका मतलब क्या है कि भारत के पैसे से जो है आयात का जो पैसा था, एक प्रकार से भारत से सामान भेज के, यानी निर्यात भेज कर भारत के पैसे से ही निर्यात कहाँ भेजा जाएगा, ब्रिटेन में। तो एक प्रकार से बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है वो गहरे संकट में जा चुकी है, क्योंकि जो भी पैसा आएगा वो कहाँ भेज दिया जाएगा, एक प्रकार से उसका सामान खरीद के कहाँ भेज दिया जाएगा, ब्रिटेन में। जब सामान में ही कीमत होती है तो एक प्रकार से अर्थव्यवस्था पर चोट लगेगी। तो कारीगर वगैरह गांव छोड़ के चले गए। बहुत कम कीमत पर कंपनी को जबरन अपनी चीजें भेजनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पाते थे। खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। तो स्थिति अच्छी नहीं थी। 1770 में एक अकाल भी पड़ता है, बहुत खतरनाक अकाल, जिसमें बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है। बंगाल की लगभग 1/3 आबादी इसमें समाप्त हो जाती है। तो बहुत ही खतरनाक अकाल आया था 1770 में। और इसी 1770 में जो अकाल आया था, हमने आपको याद होगा तिलका मांझी का विद्रोह पढ़ाया हुआ है थ्योरी में। अब आप रिलेट कर पाएंगे कि एनसीईआरटी में क्यों ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सबका एनसीईआरटी से है। तो तिलका मांझी का विद्रोह हमने आपको उसमें पूरा बताया था बैकग्राउंड की। 1770 में अकाल पड़ा था। अब कंपनी का जो है पैसा वगैरह लूटने लगे तिलका मांझी। फिर अंततः 1784 में विद्रोह कर दिया, कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर दिया। प्रथम आदिवासी सशस्त्र विद्रोह इन्होंने किया था कंपनी के खिलाफ। तिलका मांझी 1785 में इनको भागलपुर में फांसी दे दी गई थी। ये सब हमने थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपको वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। खेती में सुधार की जरूरत। अब जब खेती में सुधार करने की जरूरत, तब चार्ल्स कॉर्नवालिस का जिक्र होता है कि जिस समय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था, ये आपको मालूम है। कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। चाहे कंपनी बोलिए, चाहे कंपनी के बिहाफ पर आप जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस बोलिए। अब इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। अब होता क्या था कि बंगाल प्रांत वाले हिस्से में मुख्यतः जो भी छोटे मोटे राजा थे, जो भी तालुकदार थे, छोटे मोटे राजा थे, अब वो तो खाली ही घूम रहे थे। तो उनको क्या बना दिया कंपनी ने कि एक तो अधीन है वो लोग ऑलरेडी अंग्रेजों के, कंपनी के। तो राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई। जमींदार का एक नया वर्ग उत्पन्न किया गया जो किसके प्रति लॉयल रहेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उनका काम क्या रहेगा, किसानों से लगान वसूलने और उस लगान को कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी कर दी गई, इसीलिए इस व्यवस्था को अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। यानी ये आगे पीछे बढ़ेगा घटेगा नहीं, जितना है उतना देना होगा। तो एक प्रकार से जमींदारों को ले आए, जिसमें राजाओं और तालुकदारों को जमींदार बना दिया कंपनी ने। किसानों से लगान वसूलने का काम दिया। कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा किसको सौंपा गया, जमींदारों को। और जो भी राशि चुकाते थे ये अस्थायी थी। यहां तक आपको क्लियर है। फिर बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का कथन है। तो आप 1860 में एच.टी. कोलब्रुक ने जो बंगाल के किसान थे उनकी स्थिति का इन्होंने एक जिक्र किया, जिस पर इनका जो है अच्छी स्थिति का जिक्र तो नहीं है, बहुत खराब स्थिति है, तो उसी का इन्होंने जिक्र किया, उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं एक नई व्यवस्था। अब एक नई व्यवस्था और कुल प्रकार से यहाँ पर जैसे समस्या की बात की गई है, तो जमींदार जैसे 89% तो जमींदार कंपनी को दे रहा है, 11% बच रहा है, उसमें कैसे वो मैनेज करेगा। तो राजस्व इतना ज्यादा तय कर दिया गया था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी होती थी। 89% कैसे कोई दे देगा। जमींदार राजस्व चुकाने में जब विफल हो जाता था तो उसकी जमींदारी छीनकर दूसरे को दे दी जाती थी। बहुत सारे जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम भी कर चुकी थी। तो इस प्रकार से लूट खसोट बंगाल में अंग्रेजों ने शुरू किया। फिर एक नई व्यवस्था लागू करने का प्रयास हुआ
बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत में। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश और पंजाब वाला क्षेत्र आप मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना, ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत में होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, उसको बचाए रखना चाहिए। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। यानी गांव को एक एक खेत को जोड़ दिया गया, उसको महाल बना दिया गया, नहीं तो छोटे छोटे गांव है तो ग्राम समूह बना दिया गया और उनको क्या नाम दिया गया, महाल। और इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त अस्थायी था, लेकिन महालवाड़ी व्यवस्था अस्थायी नहीं था, उसमें समय समय पर संशोधन किया जाता था। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा किसको दिया गया, गांव के मुखिया को। इस व्यवस्था को महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। अब महालवाड़ी व्यवस्था लागू करने वाले कौन थे, तो मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो। यहाँ पे टॉमस लिखा हुआ है, तो आपको चाहे टॉमस मुनरो है चाहे थॉमस मुनरो है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर हम क्लियर कर दे रहे हैं, इंग्लिश में टॉमस मुनरो लिखा गया है, हिंदी में, इंग्लिश में ये जो है थॉमस मुनरो है। तो ये आपको ये चीज ध्यान रखना, नाम में इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, दोनों नाम एक ही है। महाल को क्या बोला गया, ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी। क्या था ये, एक गांव या गांव का एक समूह। तो याद रखिएगा कि महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत महाल क्या था, एक राजस्व इकाई थी, एक रेवेन्यू यूनिट था, एक राजस्व इकाई था, जिसके आधार पर जो है कंपनी महालवाड़ी व्यवस्था लागू करके गांव के मुखिया से राजस्व वसूलती थी। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब हम मुनरो की व्यवस्था की बात कर लेते हैं। मुनरो की व्यवस्था को समझ लेते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि होल्ट मैकेंजी ये व्यवस्था तैयार किए थे, जो महालवाड़ी वाली व्यवस्था है। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने लागू किया था, तो थॉमस मुनरो ने लागू किया था मद्रास और बंबई वाले क्षेत्र में। तो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में अस्थायी बंदोबस्त की जगह एक नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया। जो वहां नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए इलाकों में से इस व्यवस्था को आजमाकर देख लिया था। यानी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने पहले इसका एक्सपेरिमेंट कर लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे दक्षिणी भारत पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं है। उनका तर्क था सीधे किसानों से ही बंदोबस्त कर लिया जाए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। तो इनके हिसाब से राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक अलग से सर्वेक्षण किया जाए। मुनरो का मानना था अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ये भी आप ऑलरेडी देख चुके हैं शॉर्ट नोट्स में। तो ये क्लियर हो गया। मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने कौन सी व्यवस्था लागू की, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर जो महालवाड़ी व्यवस्था है उसको लाए कौन, तो ये होल्ट मैकेंजी ने इसको लाए। ये नई व्यवस्था तैयार की गई जिसको 1822 में लागू किया गया। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो है सब कुछ स्थिति ठीक नहीं थी। क्या दिक्कत आ रही थी, यूरोप के लिए फसलें, यूरोप में फसलों की कुछ जरूरत थी। कुछ ऐसी व्यापारिक फसलें थी जिनको यूरोप में बहुत ज्यादा जरूरत थी। 18वीं शताब्दी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। तो 1790 के बाद क्योंकि 1750 में आपको मालूम है कौन सी क्रांति हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति होने के बाद जो है यूरोप में जरूरत ज्यादा पड़ने लगी व्यापारिक फसलों की, मुख्य रूप से अफीम और नील की। तो अब नील की खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो अभी आगे हम पढ़ेंगे। और भारतीय क्षेत्रों में जैसे बंगाल में पटसन के लिए भारतीय किसानों को मजबूर किया जाता था, असम में चाय के लिए संयुक्त प्रांत में, गन्ना के लिए पंजाब में, गेहूं के लिए महाराष्ट्र पंजाब में, कपास के लिए मद्रास में चावल। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, 18वीं शताब्दी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। उस समय यानी 18वीं शताब्दी में आपको याद रखना है भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। सबसे ज्यादा नील कहां पर होता था, भारत में होता था। भारत सबसे बड़ा स्रोत था। भारतीय नील की मांग क्यों थी। अब नील का जो पौधा होता है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। आपको मालूम है भारत
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मुख्यतः आता है। जो आधा भाग उत्तर वाला है, दक्षिण वाला भाग थोड़ा सा दक्षिण वाला भाग जो है वो किसमें आता है, उष्णकटिबंधीय में आता। उत्तर वाला भाग थोड़ा सा अलग है, वो हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। तो 13वीं शताब्दी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये भारतीय नील का आप वैल्यू समझ सकते हैं, महत्व समझ सकते हैं। और ये उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल क्षेत्र में उगता है। और 13वीं शताब्दी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। और कपड़ा उत्पादकों ने जो है 17वीं शताब्दी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया, क्योंकि जो यूरोप में नील मिलता था, जैसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या नाम है, ओड पौधा एक है। तो ओड पौधा जो रहता था, इससे भी नील मिलता था, लेकिन उतना ज्यादा कारगर नहीं था, उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, क्वालिटी इसकी बहुत बेकार थी। तो ये शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, यूरोप वाले क्षेत्र में ओड पौधा, लेकिन ये उतना फायदेमंद नहीं था। जब कोई चीज फायदेमंद नहीं है तो उसको करेंगे क्या। तो 17वीं शताब्दी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। 18वीं शताब्दी के आखिर तक, यानी 1790 के बाद 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया था। याद है आपको, 1750 में औद्योगिक क्रांति आई थी। लगभग 40 साल बाद स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि अब डिमांड ही डिमांड है। तो भारतीय नील की मांग और बढ़ गई और उसके कपास उत्पादन में भी भारी इजाफा हुआ। तो जो कपास उत्पादन है ब्रिटेन में, उसका भी काफी ज्यादा भारी इजाफा हुआ। अब जो ब्रिटेन के जो रंगरेज थे या अंग्रेज थे, अब नील की आपूर्ति के लिए जो है वो भारत में स्रोत की तलाश कर रहे थे। और ये भारत में स्रोत मिला कैसे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ऑलरेडी थी, तो उसको ये काम सौंपा गया। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। अब यहाँ पर एक बागान शब्द है। बागान शब्द का क्या मतलब होता है, तो एक खेत होता है, बड़ा सा खेत, जिस पर बागान मालिक, उस बागान का एक मालिक होगा, जो कि सामान्यतः कौन होता था, यूरोपीय होता था। यूरोप से बहुत सारे लोग आए थे फायदे के लिए कि हम बागान मालिक बन जाएंगे, हमको तो खेती करना नहीं, किसान को पकड़ पकड़ के खेती कराएंगे जबरदस्ती। तो यूरोपीय जो लोग आए थे, बागान बड़ा बड़ा टुकड़ा खरीद लेते थे और उस पे जो है भारतीय लोगों को, जो किसान थे, उनको जबरदस्ती काम कराते थे। जैसे काफी, गन्ना, तंबाकू, चाय, कपास, ये सब जो व्यापारिक फसलें थी, जो कैश क्रॉप्स थी, इनको यहाँ पर बागान के माध्यम से काम इसमें कराया जाता था। अब हम बात करते हैं यूरोप में जब नील की मांग बढ़ने लगी 1790 के बाद, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। अब दिक्कत क्या हो रहा है, 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में बंगाल में, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ स्थापित है, बंगाल में, और बंगाल का क्षेत्र नील की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त भी था। तो बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी, क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का इसी क्षेत्र पर था इस समय तक। यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है, 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। यानी 1788 तक भारतीय नील जो टोटल जो आयात करते थे अलग अलग देशों से, उसमें 30% भारतीय नील हुआ करता था। लेकिन 1810 में चमत्कार देखिए, जस्ट जो है 20 साल में कितना बढ़ गया, तो 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो गया था। यानी कि लगभग 100%, तो लगभग 100%, उसमें थोड़ा कम 95% नील भारत का ही आ रहा था। मतलब आप समझ सकते हैं कि 1790 से लेकर 1810 के बीच में किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल प्रांत वाले क्षेत्र पर नील उगाने के लिए किसानों को किस तरीके से शोषण किया होगा। इतना भयंकर शोषण कि 30% से बढ़कर हिस्सा सीधे 95% हो गया। अब जाहिर सी बात है, जब इस तरीके से शोषण किया जाएगा तो नील से संबंधित आपको विद्रोह भी पढ़ने को मिलेंगे आगे चलकर। तो जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन से पैसा लगाने लगे। इतना पैसा कि नौकरी ही छोड़ दी। कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नौकरी ही छोड़ दी कि इतना पैसा यहाँ मिल रहा है तो क्यों हमको करना। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे जो है बड़े बड़े जो टीचर्स होते हैं, जो ऑलरेडी जॉब में होते हैं, बड़े बड़े जो टीचर्स होते हैं, फिर कुछ टाइम बाद जॉब भी छोड़ देते हैं, क्योंकि कोचिंग में इतना ज्यादा पैसा आता है। ठीक है, तो भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए, उन्होंने नील के बागान लगा लिए। आपको रटने की जरूरत नहीं कहाँ से आए थे, यूरोप से आए थे, बस इतना ध्यान रखना है।
तो नील के बगान लगा लिए। नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, कंपनी उन्हें नया नया बैंक कर्जा देने को तैयार रहती थी। आइए, आपको नील का खेती कराना, आइए आइए, आपका स्वागत है। अब नील की खेती दो प्रकार से होती थी, एक था निज, एक था रैयती। निज का मतलब है जब आप खुद से करेंगे, जब खुद से करेंगे। निज की खेती में बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। रैयती में क्या होता था, किसानों को जबरदस्ती फंसा लेते थे, अपना लालच दे देकर कर्जा वगैरह दे देकर फंसा लेते थे। कैसे फंसा लेते थे, एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेते थे। तो निज आप समझ गए होंगे, निज मतलब निजी होता है। निजी क्या होता है, जब आप जिस चीज पर आप स्वयं करते हैं। तो निज खेती का मतलब बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। रैयती में क्या है, आप किराए पर किसानों को लगा देंगे। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। बीघा यहाँ पर बताया गया। बीघा आपको मालूम है कि जमीन का एक माप होता है, कृषि जमीन का एक माप होता है, या वैसे नॉर्मल जमीन को भी बीघा में मापा जाता है। तो बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। तो याद रखिएगा, अंग्रेजों के समय में 1 बीघा जमीन का वैल्यू कितना था, तो 1/3 एकड़। 1/3 एकड़, 1/3 एकड़ को जो है बीघा बोला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के आखिर तक बगान मालिक जो है निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। अब 19वीं शताब्दी के अंत तक, यानी 1790 में नील की खेती शुरू हुई से लेकर 1890 तक, लगभग 100 साल तक बगान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। क्यों? क्योंकि खुद से कितना व्यापार कर लेंगे, खुद से कितना खेती कर लेंगे, खुद से नील का कितना खेती कर लेंगे, तो इससे ज्यादा कोई तो है नहीं। अब क्या हो गया, रैयती जो निज के अलावा जो रैयती खेती थी नील की, उस पर ये ज्यादा फोकस करते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो खेती होती थी एक प्रकार से, ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा डिटेल में आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। निज वाले जो भी जमीन थी बगान की, तो उसमें निज खेती जो स्वयं से बगान मालिक करते थे 25% था। रैयती जिसपे किसानों को पकड़ पकड़ के कराया जाता था, ये 75% था। तो जाहिर सी बात है, ज्यादा ही होगा किसानों की तरफ से, किसान का शोषण करना आसान है। रैयतों की जमीन पर नील की खेती। अब रैयती व्यवस्था के अंतर्गत बगान मालिक क्या करते थे, रैयतों के साथ में एक अनुबंध या सट्टा करते थे, तो कॉन्ट्रैक्ट करते थे। और इसमें कई बार गांव के मुखिया लोग को भी इन्वॉल्व कर लेते फायदे के लिए, कि आप फंसाइए किसानों को, समझाइए, एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट के लिए फायदा वायदा गिनाइए, फिर हमसे जो है हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, फंसा लेंगे इनको। तो रैयतों की जमीन पर नील की खेती। तो आपने देखा कि निज खेती से ज्यादा दायरा नहीं था, निज खेती का दायरा 25% ही था, लेकिन बंगाल में 75% जो दायरा था वो किसका था, वो रैयत के पास की खुद की जमीन। तो रैयत के पास जो जमीन है उस पर नील की खेती हो, इसके लिए रैयती व्यवस्था यहाँ पे बोला जा रहा है। याद रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था नहीं है ये, रैयतवाड़ी व्यवस्था ये नहीं है। तो रैयती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयत के साथ में एक अनुबंध सट्टा करते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बगान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को, जो भी कर्जा लेंगे, जाहिर सी बात अगर आपको कुछ फायदा अंग्रेज दे रहा है तो कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती आपको करनी होगी। यही आगे चलकर दिक्कत हो गया। तो कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। तो याद रखिएगा कि जो नील की खेती बंगाल प्रांत में कराई गई जबरदस्ती किसानों से, उसमें जो है अनुबंध के माध्यम से कम रैयत को अपनी जमीन का 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। फिर जब कटाई के बाद फसल बगान मालिक को सौंप दी जाती थी, तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था। ये चक्र दोबारा चलता रहा, कभी इस चक्र से निकल नहीं पाया। शुरू में देखने में तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये चक्र जो है दुष्चक्र के रूप में किसानों के पीछे पड़ा रहा। अब यहाँ पर हम, ये सब आपका कोई काम का नहीं है। फिर यहाँ पर नील विद्रोह की बात कर लेते हैं। आपको हमने पढ़ाया है कि मार्च 1959 में नील विद्रोह हुआ था, याद होगा आपको। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। नील विद्रोह से संबंधित हमने आपको बताया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके नेतृत्वकर्ता थे। साथ में जो नील विद्रोह था वो नील दर्पण से प्रभावित था। एक नाटक था नील दर्पण, जिसके लेखक थे दीनबंधु मित्र। तो दीनबंधु, ये सब आपने लिख रखा है, आपको दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सब समझने के लिए है, ताकि आपको ये ना रहे कि हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है। ठीक है, बाकी हम कवर कर लिए हैं इसी माध्यम से। तो मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया, बोले अब हम नहीं करेंगे।
तलवार, भाले, तीर, कमान जो भी मिलता था नील की फैक्ट्री पर लेकर अटैक कर देते थे, हमला कर देते थे। और बगान मालिकों की तरफ से जो लगान वसूली करने के लिए जो गुमास्ता आते थे, जो एजेंट आते थे, गुमास्ता एजेंट को बोला जाता है, उनकी पिटाई भी कर देते थे। रैयतों ने कसम खा ली थी कि ना तो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा दुष्चक्र क्या था, कर्जा लो और कम ब्याज पर, लेकिन फिर चुकाओ, फिर कर्जा लो फिर चुकाओ, उस दुष्चक्र से कभी बाहर ही ना आ पाओ। तो ना ही बगान मालिकों के लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। तो ना हम नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे, ना बगान मालिकों से के लठैतों से हम डरेंगे। ये कसम खा ली रैयतों ने, किसानों ने। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का समर्थन मिल सकता है। फिर नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैलती है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं उस समय, 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा करते हैं। रैयतों को लगता है कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन रहते, जो कि उस क्षेत्र के जो है मजिस्ट्रेट रहते, एक नोटिस जारी करते, इसमें कहते हैं कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। रैयतों को नील का अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब किसानों को लगा कि कंपनी तो हमारे साथ में है, सरकार तो हमारे साथ में है, तो अब कोई टेंशन की बात नहीं है। अब यहां पर सिचुएशन और भी ज्यादा स्ट्रांग होती गई। इस नोटिस के आधार पर खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया। रानी का शासन आपको याद होगा 1858 से लागू हो गया था, क्राउन शासन। तो एक प्रकार से किसानों में जोश हाई हो गया कि अब तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ना जबरदस्ती नील की खेती करेंगे, ना कर्जा लेंगे, ना लठैतों से डरेंगे। इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए, किसानों की नहीं, बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग बनाया गया था। हमने आपको नोट्स में पढ़ाया है। नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आप याद कीजिए। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया, क्योंकि शोषण तो वो कर रहे थे, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा बिल्कुल भी नहीं। आयोग ने रैयतों से कहा कि वो मौजूदा अनुबंधों को पूरा करे और आगे चाहे तो वो नील की खेती बंद कर सकते हैं। यानी बोला कि जो भी आपने लेटेस्ट जो भी अनुबंध आपने कर रखा है वो आप पूरा कर लीजिए, आगे से आप उसके लिए बाध्य नहीं होंगे, आगे आप फ्री हैं। इस बगावत के बाद बगानों में हमने ये भी आपको पढ़ाया, इस बगावत के बाद बगानों में नील का उत्पादन धाराशायी हो गया बंगाल वाले हिस्से में। अब बगान मालिक कहाँ भागेंगे, बिहार की तरफ। बिहार में आपको मालूम है दो हमने आपसे जिलों के बारे में बात किया था, कौन कौन से, चंपारण और मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पर जो है बिहार का क्षेत्र चंपारण और मुजफ्फरपुर, जहां पर नील की खेती का जुगाड़ यहाँ पर ढूंढने लगे बगान के मालिक। बंगाल से तो भगा दिए गए। तो जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं तो बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ला ने, कितनी बार बीपीएससी ने पूछा है इनका नाम, राजकुमार शुक्ला ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। तो कौन से बिहार के किसान थे, राजकुमार शुक्ला। उन्होंने महात्मा गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन में गए थे 1916 में, लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी जी से बात किया, उनसे बोला, बताया, दुर्दशा बताया, बोला कि आप आके खुद देखिए गांधी जी और फिर आप इसके लिए हमारे लिए लड़िए। तो 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी, जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। एक नील काश्तकार थे जिनका नाम था हाजी मुल्ला। उनसे नील आयोग के सदस्यों ने बात की थी। तो याद रखिएगा हाजी मुल्ला कौन थे, ये नील काश्तकार थे, यानी नील की खेती जबरदस्ती उगाने वालों किसानों में से एक थे। बाद में इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो नील आयोग के सदस्यों ने इनसे क्या सवाल पूछा, सबसे पहले WS सीटनकार, हमने आपको पढ़ाया हुआ सेटनकार बोला था वहां, तो सेटन या सीटन एक ही है। तो WS सीटनकार या सीटनकार ही कर लीजिएगा, जब एनसीईआरटी में सीटन दिया है, सीटन एक ही है। तो WS सीटनकार नील आयोग के कौन थे, ये अध्यक्ष थे। ये भी हमने आपको पढ़ाया। सोचिए इतना डिटेल में कौन आपको पढ़ाएगा। हाजी मुल्ला से इन्होंने कुछ बोला कि क्या आप करने को नील की खेती तैयार है, तो बोले नहीं, बोले मैं नील की खेती नहीं करूंगा, नील उगाने के बजाय कहीं और चलाऊंगा, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा, कसम खाऊंगा इस बात की कि नील नहीं उगाऊंगा। तो WS सीटनकार आपको याद होना चाहिए, नील आयोग के अध्यक्ष हैं। क्लियर है। 1860 में छपी थी नील दर्पण, प्रकाशित हुई थी नील दर्पण। सब हमने डिटेल में चर्चा कर लिया है। इस एनसीईआरटी क्लास के माध्यम से आपका रिवीजन हो रहा है। अब वेस्ट इंडीज में नील उत्पादन के बारे में दिया गया, इतना ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
फिर यहाँ पर जो है महाल का मतलब क्या होता है, तो ग्राम समूह था, या तो एक ग्राम के विभिन्न खेत वगैरह जितने भी खेत उस गांव में आते, या तो फिर कुछ छोटे छोटे ग्राम को जोड़ लीजिए तो महाल बनता था। महाल एक राजस्व इकाई के रूप में, एक रेवेन्यू यूनिट के रूप में किसका भाग था, तो ये महलवाड़ी व्यवस्था का। उम्मीद करते हैं कि आपकी आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगले क्लास में मिलेंगे जब हम आपसे आदिवासी दीकू और स्वर्णयुग की कल्पना, इसमें जनजातीय विद्रोह के बारे में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत ही की गई है बिरसा मुंडा जी से, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। कमेंट जरूर कर दीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी। जितना हमने आपको नोट्स आज दिया बस उतना भर ही लिखना है इस क्लास से, बाकी आपको 3rd चैप्टर आपको बस समझ लेना है। एक बार आप समझ लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। कल हम मिलेंगे नई क्लास के साथ, आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट दे दिया जाएगा।